जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम ग्रो की बात करें, जो कि बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स के नाम से भी है, तो ये कंपनी जो है ये बेसिकली डायरेक्ट, जिसे हम बोलते हैं कि सीधा कस्टमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट में है, तो दे आर डायरेक्ट टू कंज्यूमर जी। डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और इसमें ज्यादातर वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। अब हम्म। अगर मैं इस कंपनी के मेन फंडामेंटल्स की बात करूं, तो जिस तरह से इनका जो क्लाइंट बेस है वो ग्रो हुआ है, वो बिल्कुल उसने साफ साफ आउटपेस किया है इंडस्ट्री ग्रोथ को। जी। क्योंकि जून 2022 से लेके जून 2025 में जो इनका क्लाइंट बेस ग्रो हुआ है, वो पहले कुछ 40 लाख ही क्लाइंट था, और उससे उन्होंने काफी अच्छा, मतलब तकरीबन करोड़ में हम कह सकते हैं जी। कि इनके अभी एक्टिव क्लाइंट जुड़ चुके हैं। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो ये ग्रोथ आई है, ये 41% CAGR से आई है जून 2022 से 25 के बीच में। अब हम्म। अगर मैं वहीं पे NSE या फिर मैं इंडस्ट्री की ग्रोथ की बात करूं, तो वो सिर्फ 7% CAGR से ग्रो किया है। तो हम्म। सबसे पहले मुझे जो इस कंपनी में पसंद आया वो इसका ग्रोथ है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग ग्रोथ इन्होंने एज कंपेयर टू इंडस्ट्री बेंचमार्क यहाँ पे हम्म। पोस्ट की है। हम्म। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, तो ग्रो जो है वो एक वेल नोन ब्रांड हो चुका है, हम सब जानते हैं। और चाहे से ये सिटीज ही नहीं, इन्होंने विलेजेस टाउन्स में भी इनका कवरेज है। हम्म। तो वो भी एक है। और अब ये तकरीबन हम कह सकते हैं कि टॉप 5 ब्रोकर्स में इंडिया में इनका नाम आने लगा है। तो वेल नोन ब्रांड है, बहुत स्ट्रांग इनकी ग्रोथ है। और हम्म। जिस तरह से इन्होंने बिजनेस स्केल अप कर लिया है, हम्म। देखिए जब आप बिजनेस इतना स्केल अप करते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप दूसरे, यानी कि प्रोडक्ट भी आराम से लॉन्च कर सकते हैं, और आप एक अच्छा खासा, आपको कस्टमर बेस ऑलरेडी मिल मिल जाता है। तो हम्म। आप नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करके वहां पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो हम्म। एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म इनका यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, लगभग टॉप 5 ब्रोकर्स में इंडिया में आते हैं। हम्म। और वेल नोन ब्रांड है, और उसके अलावा जो कस्टमर रिटेंशन है, हम्म। वो भी इनका काफी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो हम्म। मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है। 95 से 100 की जो ये प्राइस बैंड पे ला रहे हैं, तो लगभग 41 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ये लेके आ रहे हैं। अब जी। अगर मैं इसे कंपेयर करूं दूसरे ब्रोकर्स से, लाइक एंजल वन हुआ या मोतीलाल ओसवाल हुआ, हम्म। तो वहां पे डेफिनेटली, अगर मैं एंजल वन को नहीं लेकिन मोतीलाल ओसवाल की बात करूं, तो उनका पी मल्टीपल और भी ऊंचा है, लगभग 60 के आसपास है। ओके। और इसी तरह से अगर मैं 361 वैम की बात करूं, तो उधर भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल काफी हाई है। तो ओके। इन्होंने जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे लाए हैं, ये हम्म। ठीक ठाक प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे लाए हैं। थोड़ा और नीचे लाते तो बहुत अच्छा रहता, हम्म। लेकिन इन स्तरों पे भी मुझे लगता है इसमें रिमेश करना चाहिए। तो हम्म। सब्सक्राइब की रेटिंग मैं इस IPO को दे रही हूँ। हम्म। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए, लंबी अवधि के लिए भी लगाइए, हम्म। और दोनों ही नजरिए से इसमें सब्सक्राइब की राय है। एक हम्म। ही चीज बोलना चाहूंगी, मार्केट्स का मूड माहौल अभी बहुत हम्म। ज्यादा डावाडोल हो रहा है, तो जी। इसमें बड़े बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें। हम्म। तो एक डिसेंट लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही नजरिए से लगाने की सलाह है। हम्म। आस्था, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लार्जेस्ट डिस्काउंट ब्रोकर है, जो 2016 में इन्होंने अपना कामकाज शुरू किया था। उसके बाद इनके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो 12.6 मिलियन है, यानी कि 1.26 करोड़। और मार्केट शेयर अगर इसकी बात करें, तो 26% मार्केट शेयर जो है ग्रो का इस डिस्काउंट ब्रोकिंग सेगमेंट में है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स भी है आस्था। अगर एक मेजर रिस्क फैक्टर है जो रेगुलेशंस में बदलाव से भी कर रहा है, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स पे लगाम लगाना, उससे उनके वॉल्यूम्स कम हुए हैं। जिस CAGR की आप बात करते हैं, वो पीरियड भी है जहाँ मतलब कोविड के बाद एक रुझान रिटेल का बहुत बड़ा था, और इनकी क्लाइंट एक्विजिशन बड़ी फास्ट हुई थी, और क्लाइंट एडिशंस भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। बट यस, हमारी पेनिट्रेशन उतनी नहीं है, और आने वाले समय में बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉक मार्केट से जुड़ेंगे, एंड ऐसे प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। पर एक मेजर रिस्क फैक्टर जो लेके आप चल रही हैं इस ग्रो के IPO में। कि मैं अगर सिर्फ एक, अगर मेजर रिस्क फैक्टर की बात करूं, जो कि शायद मैंने मेरे IPO नोट में भी डाला है, तो वो जो मैं नोट निकालती हूँ उसमें यही मैंने बात की कि कोई भी डाउन टर्न या डिस्ट्रप्शन फाइनेंशियल मार्केट्स में आता है, तो हम्म। डेफिनेटली वो इस कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। हम्म। तो वो ही चीज है। लेकिन ये जो एक रिस्क है, हम्म। वहीं देखा जाए तो गीतू, ये रिस्क एक इंडस्ट्री लेवल की रिस्क है, कंपनी करेक्ट। लेवल की रिस्क नहीं है। बट करेक्ट। ये बड़ी रिस्क जरूर लगती है, क्योंकि हम सब जानते हैं ग्लोबल मार्केट्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। किसी भी तरह की न्यूज आती है हम्म। तो काफी ज्यादा एकदम इफेक्ट होते हैं हमारे हम्म। फाइनेंशियल मार्केट्स। तो हम्म। ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स, दोनों ही फाइनेंशियल मार्केट्स अभी बहुत सेंसिटिव मोड में चल रहे हैं। हम्म। और कोई भी न्यूज फ्लो आता है तो बिल्कुल वो एकदम से रिएक्ट करते हैं।
तो वो एक मेजर रिस्क मुझे लगता है। बट मुझे ये लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्होंने ग्रोथ दिखाई है, जी। और ये बिजनेस इज हियर टू सस्टेन, ये बिजनेस यहाँ पे सस्टेन करेगा। करेक्ट। क्योंकि इनका जो एवरेज रेवेन्यू, जिसे हम आरपू भी बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, वो भी इनका काफी मजबूत है। और टॉप 5 ब्रोकर्स में ये जिस तरह से पहुंचे हैं, जी। क्योंकि देखा जाए तो वो भी एक तारीफ पे की बात है। तो डेफिनेटली ये कंपनी अच्छी लगती है। बट लिस्टिंग गेन की जहां तक बात करें, क्योंकि प्राइसिंग के फ्रंट पे थोड़ा और अगर ये अट्रैक्टिव लाते तो और भी अच्छा लगता। 41 के पी मल्टीपल पे ऐसा लगता है कि मेरे को लगता है कि एक डिसेंट ही लिस्टिंग गेन होंगे, बड़े तोड़फोड़ लिस्टिंग गेन की उम्मीद नहीं है। बट स्टिल हमारी राय तो सब्सक्राइब की रहेगी, जी। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाइए और लंबी अवधि के लिए भी लगाइए।